Hello students, class 9 cell the basal unit of life lecture number 6 माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्र कणिका भी कहा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर नोट्स लिख चुके हैं, कोलिकर्स जो है, कोलिकर साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने 1880 में 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले टर्म जो दिया था, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो उन्होंने खोजा था वो थे हमारे कोलिकर साहब। कोलिकर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कॉन्ड्रियोसोम या सूत्र कणिका को खोजा था। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमान। अल्टमान ने 1890 में 1890 में कॉन्ड्रियोसोम यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट का नाम दिया। अल्टमान ने 1890 में कॉन्ड्रियोसोम यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट का नाम दिया। फिर आए थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंडा। बेंडा ने सबसे पहला टर्म यूज किया, वो था माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने सिर्फ देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, नाम कोई भी नहीं दिया था कोलिकर ने 1880 में। फिर अल्टमान ने जो ये संरचना देखी कॉन्ड्रियोसोम की या माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको इन्होंने बायोब्लास्ट नाम दिया। लेकिन फिर जो बेंडा थे उन्होंने क्लियरली 1897 में बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोसोम कहा। तो इसलिए आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे नाम हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियोसोम, बायोब्लास्ट। हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहेंगे, सूत्र कणिका भी है और ये कॉन्ड्रियोसोम, ये भी नाम है इसका। फिर हम सेकंड लाइन देखते हैं। लिखा हुआ है ये कोशाद्रव्य में गोलाकार, दंडाकार तथा सूत्रनुमा पाई जाने वाली संरचना होती है। मतलब ये जो कोशाद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जो हमारा होगा, अभी हम लोग फिगर से इसको क्लियर करते हैं। साइटोप्लाज्म जो होगा उसमें जो इनका शेप होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल भी हो सकता है। दंडाकार का मतलब जैसे कि जो डंडा होता है उस तरह का शेप, यानी कि रॉड शेप आप बोल सकते हैं। रॉड शेप व सूत्रनुमा में जैसे कि धागे होते हैं उस तरह की संरचना होती है, पाई जाने वाली संरचना होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम की। ये साइटोप्लाज्म में गोलाकार, दंडाकार यानी रॉड शेप, सूत्रनुमा यानी धागे जैसी संरचना वाले कोशिका होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है 3 to 5 माइक्रोन। जो इसकी ये लंबाई होगी वो हमारी कितनी होगी 3 to 5 माइक्रोन होगी। और जो व्यास होगा यानी कि जो ये गोलाई होगी या चौड़ाई होगी इसका बोलेंगे, वो होगी कितनी 0.5 to 1 माइक्रोन। इसकी लंबाई 3 to 5 माइक्रोन होगी और जो व्यास होगा वो 0.5 से 1 माइक्रोन तक होगा। फिर इसकी बात हम करते हैं इसकी संरचना के बारे में। अभी तो हमने पढ़ लिया कि ये गोलाकार होता है, रॉड शेप होता है और थ्रेडनुमा यानी कि सूत्रनुमा होता है। लंबाई होती है 3 to 5 माइक्रोन और व्यास होता है 0.5 से 1 माइक्रोन तक। फिर अब बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना की। ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये 60 एंगस्ट्रॉम मोटी दोहरी यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। जो इसकी यूनिट मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इकाई झिल्ली जो इसकी होगी वो कितनी होगी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी और जो कि दो परतों से मिलकर बनी हुई होगी। एक बाह्य परत होगी और दूसरी आंतरिक परत होगी। बाह्य परत जो होगी वो होगी कैसी, चिकनी होगी, और जो आंतरिक परत होगी वो उंगली जैसी संरचना होगी, जिसमें हमारे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर होगा, और जिसको क्या कहा जाएगा, क्रिस्टी, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को वेश्मों में बांटती है। वेश्मों से मतलब है भाग में, कई सारे पार्ट में ये माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करेगी, मतलब बांटेगी। फिर से देख लेते हैं, जो इसकी मोटाई होगी, जो इसकी इकाई झिल्ली होगी वो कितनी होगी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी। और ये दो, इनकी जो यूनिट मेम्ब्रेन होगी ये दो परतों में विभाजित होगी। वैसे तो यूनिट मेम्ब्रेन नॉर्मली हम लोगों ने पढ़े थे 4 परतों में विभाजित होती है। पहली लेयर जो पहली और आखिरी लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, और बीच में जो लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड यानी कि प्रोटीन प्लस लिपिड की होती है। और इसका जो पूरा एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब जो इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो होती है 75, क्योंकि बीच वाला जो पोर्शन फॉस्फोलिपिड का होता है वो होता है 35 एंगस्ट्रॉम का, और ऊपर अपर एंड लोअर पार्ट में जो प्रोटीन पाया जा रहा है उसका जो पोर्शन होता है, उसका जो लंबाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। सो 35 and 40 इक्वल टू 75 एंगस्ट्रॉम का आपका जो पूरी लंबाई होगी वो किसकी होगी, यूनिट मेम्ब्रेन की। बट माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाएगी दोहरी पाई जाएगी। दोहरी का मतलब ये नहीं है कि ये दोहरी 35 का दोहरा यानी कि 75 है, ये नहीं मतलब है। मतलब ये है कि ये जो इसकी इकाई झिल्ली यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो इसकी पाई जा रही है वो कितनी होगी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी।
मतलब एक जो यूनिट मेम्ब्रेन होगी जिसको बाह्य इकाई कहा गया वो 30 एंगस्ट्रॉम की, और जो आंतरिक इकाई जिसको कहा गया वो भी 30 एंगस्ट्रॉम की। मतलब ये दोनों जो परतें होंगी ये कितनी कितनी होंगी, 30 एंगस्ट्रॉम की होंगी। और दो बड़ी इकाई झिल्ली में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब जो यूनिट मेम्ब्रेन होगी इसकी वो दो भागों में से बटी हुई होगी। बाह्य इकाई झिल्ली जो होगी वो कितनी होगी, चिकनी, और आंतरिक इकाई झिल्ली जो होगी वो कैसी संरचना होगी उसकी अंगुली जैसी संरचना होगी, उंगलियों जैसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। और ये जो क्रिस्टी होगा वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को वेशमों में बांटेगा। इसको आप अभी अच्छे से समझ लिया, फिर हम फिगर बनाते हैं, फिर हम उसे दोबारा से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जिसमें क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कई वेशमों में बांटेगा। भाग, वेश मतलब होते हैं भाग, कई भागों में उसको बांटेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों इकाई झिल्ली के बीच 60 to 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा अंतरा झिल्ली अवकाश, जिसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, वो होगा। यानी कि मान लीजिए आपकी ये बाहरी परत है और ये आंतरिक परत है, तो इसके बीच की जो ये जो इसकी दूरी होगी वो अवकाश जो ये बोला गया है अंतरा झिल्ली अवकाश, वो कितना होगा हमारा 60 to 80 एंगस्ट्रॉम होगा। दोनों इकाई झिल्ली यानी कि बाहरी इकाई झिल्ली, बाह्य इकाई जो है वो जो चिकनी है वो, और आंतरिक इकाई झिल्ली यानी कि जो उंगली जैसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी, उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी या उसके बीच की जो अवकाश होगा उसको हम बोलेंगे अंतरा झिल्ली अवकाश, यानी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और वो मेम्ब्रेनस स्पेस कितना होगा, 60 to 80 एंगस्ट्रॉम का होगा। यानी कि अगर आपकी ये बाहरी परत है और ये आंतरिक परत है, तो इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, ये जो दूरी दिखाई दे रही है वो कितनी होगी हमारी, 60 to 80 एंगस्ट्रॉम होगी। फिर नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा होता है जिसमें श्वसन विकर, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, हाइलोप्लाज्म, मैट्रिक्स फिल होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है जो कि जीवद्रव्य जैसा होता है, चिकना होता है, बताया गया था इसके पहले लेक्चर में आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स फिल होगा जिसमें श्वसन विकर का मतलब रेस्पिरेटरी एंजाइम, वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो एंजाइम, विकर मींस होता है एंजाइम आपका, रेस्पिरेटरी एंजाइम, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम पाया जाएगा। डीएनए और आरएनए को आप ये भी बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। फिर से इस पॉइंट को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स फिल होगा जिसमें श्वसन विकर यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम का मतलब ये है कि वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं उन्हें रेस्पिरेटरी एंजाइम बोलेंगे। फिर है डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होगा हमारा, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों, और राइबोसोम वो भी पाए जाएंगे। ये सारी चीजें किसमें पाई जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जाएंगी। फिर है लास्ट पॉइंट, क्रिस्टी की जो सतह होगी, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं जो आंतरिक इकाई होगी जिसमें उंगली जैसी संरचना होगी, उसे हमने क्या बोला है, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी की जो सतह होगी यानी कि क्रिस्टी की जो लेयर होगी वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम लंबे ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल कण पाए जाएंगे उसमें। जो क्रिस्टी की जो सतह होगी यानी कि मान लीजिए ये आपका क्रिस्टी है, इसकी जो ये सतह होगी इसमें इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीसोम। और ये जो ऑक्सीसोम होगा इसको ही हम F1 पार्टिकल यानी कि F1 कण कहते हैं। क्रिस्टी की जो सतह होगी यानी आंतरिक संरचना जो होगी, आंतरिक इकाई जो होगी, उसमें हमारे राइबोसोम जैसे हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ा हुआ था RER और SER के लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, उसमें जो हमारी लेयर थी उसमें राइबोसोम लगे हुए थे, तो इसलिए वो खुरदुरा हो जा रहा था, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और स्मूथ हमने उसको तब बोला था जब उसमें राइबोसोम नहीं पाए जा रहे थे। वैसे ही जो हमारी यूनिट मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें बाह्य इकाई तो पूरी झिल्ली होगी, पूरी चिकनी होगी, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं बाह्य इकाई जो होगी वो हमारी स्मूथ होगी। बट जो इंटरनल यूनिट मेम्ब्रेन होगी, आंतरिक इकाई झिल्ली जो होगी, उसमें वो रफ होगी, उसमें क्या लगे होंगे हमारे, क्रिस्टी, वहां पर लगे हुए थे राइबोसोम, और यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, क्रिस्टी, और उन्हीं क्रिस्टियों में क्या लगे होंगे हमारे, जो संरचना होगी उंगली जैसी संरचना, इस तरह की संरचना जो बनी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसमें लगे होंगे क्या, ऑक्सीसोम। और यही ऑक्सीसोम को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, F1 पार्टिकल बोला जा रहा है।
और ये F1 पार्टिकल पाए जाते हैं जो आधार, वृंत और शीर्ष में बटे हुए होते हैं। आधार मतलब ये, जैसे एक ऑक्सीसोम का हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये ऑक्सीसोम है, ये आपका हो गया हेड जिसको आपने बोला है शीर्ष, ये हो गया आपकी स्टाक जिसको हमने बोला है विथ, और ये जो है जिससे लगा हुआ है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर इस तरह के स्ट्रक्चर से लगा होता है, जो ये बेस होगा आपका जिससे लगा हुआ होगा, इसको बोलेंगे हम बेस, और इसको क्या बोला जाएगा, आधार। ऑक्सीसोम जो होगा जिसको F1 पार्टिकल कहा जा रहा है, वो आधार, वृंत और शीर्ष में यानी हेड, स्टार एंड बेस में बटा होगा, डिवाइड होगा, जिसका काम क्या होगा, फास्फोराइलेशन में और इलेक्ट्रॉन अधिगमन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में और फास्फोराइलेशन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आप ले सकते हैं। ऑक्सीजन अगर किसी भी रिएक्शन में प्लस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन अगर किसी भी रिएक्शन में माइनस हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। सीधी सी बात, अगर आप कोई लॉजिक याद करना चाहते हैं तो ये है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अगर हमारा ऑक्सीजन प्लस साइड में है और वो भी लेफ्ट साइड में है अगर, तो हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, और रिडक्शन अगर हो रहा है तो वो हमेशा हमें क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलने का मतलब है कि वो हमें राइट साइड में मिलेगा और ऑक्सीजन क्या हो रहा है हमारा, लेस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन अधिगमन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा, और फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों ही जो प्रक्रिया है, ये हमारी प्रक्रिया जो है, ये दोनों प्रक्रिया हम इसको देखेंगे किसमें, इसको हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अधिगमन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फॉस्फोराइलेशन सिस्टम को हम देखेंगे ईसीजी में। फिर से हम एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोसोम जो है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो को कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं, सूत्रकणिका या कॉन्ड्रियोसोम भी बोला जाता है। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, कोलिकर ने 1880 में की थी। उन्होंने सिर्फ उसका नाम दिया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर अल्टमान ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का कहकर क्या कहा, बायोप्लास्ट कहा, जिसको उन्होंने 1890 में दिया था। फिर बेंडा आए जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम को पूरी तरह से सत्यापित किया 1897 में। 1897 में उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जा रहा है, हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, जो कि गोल संरचना भी हो सकती है, रॉड शेप यानी कि दंडाकार भी हो सकती है, सूत्रनुमा यानी थ्रेडनुमा भी हो सकती है इसकी संरचना। फिर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 3 to 5 माइक्रोन, और जो इसका व्यास यानी कि गोलाई यानी कि चौड़ाई जो होगी वो होगी हमारी 0.5 to 1 माइक्रोन। फिर बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये क्या है, 60 एंगस्ट्रॉम मोटी यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, यानी कि जो 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी, दोहरी का मतलब दो इकाइयां, दो यूनिट मेम्ब्रेन, दो इकाई झिल्ली पाई जाएंगी। दोहरी का मतलब हो गया एक बाएं और एक आंतरिक। जो बाएं इकाई झिल्ली होगी वो होगी हमारी चिकनी, जो कि 30 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी, और जो आंतरिक इकाई झिल्ली होगी वो कैसी होगी हमारी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका, उंगली जैसी संरचना होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी, और ये भी हमारी 30 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होगी। और ये जो क्रिस्टी होगी वो क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया को वेशनों में यानी कि भागों में, कई भागों में बांटेगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोनों इकाई झिल्ली के बीच जो है 60 to 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा अंतरा झिल्ली अवकाश यानी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं बाएं इकाई झिल्ली और आंतरिक इकाई झिल्ली के बीच की जो दूरी होगी या अवकाश होगा, वो कितना होगा, 60 to 80 एंगस्ट्रॉम होगा, और उसको कहा क्या जाएगा, अंतरा झिल्ली अवकाश यानी कि इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। फिर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स फिल होता है, जिसको हमने हाइलोप्लाज्म भी बोला था, और मैट्रिक्स जो है वो एक चिकना तरल होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, और उसमें क्या फिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, श्वसनविकर यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम, जिसका मतलब है रेस्पिरेशन में जो भी एंजाइम हेल्प कर रहे हैं वो होंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम। आरएनए, डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम पाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो क्रिस्टी की जो सतह होगी उस पर क्या पाया जाएगा। क्रिस्टी यानी कि इंटरनल यूनिट मेम्ब्रेन जो होगी, जो हमारी उंगली जैसी संरचना जिसकी होगी, उसमें हमारा पाया जा रहा है, वो उसकी सतह होगी कितनी, 80 to 100 एंगस्ट्रॉम लंबी होगी, और जिसमें क्या पाए जाएंगे, ऑक्सीसोम, जिनको हमने F1 पार्टिकल भी कहा है। ऑक्सीसोम को F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। ऑक्सीसोम
F1 पार्टिकल जो होंगे वो पाए जाएंगे जो आधार, वृंत और शीर्ष में बटे हुए होंगे। आधार का मतलब हो गया बेस जिससे वो लगे हुए होंगे, वृंत का मतलब हो गया स्टार और शीर्ष का मतलब हो गया हेड। इन तीनों में वो बटे होंगे और जिसका काम क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन अधिगमन की क्रिया का होता है। यानी कि फॉस्फोराइलेशन होगा, फास्फोरस का आदान प्रदान होगा और इलेक्ट्रॉन अधिगमन यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। ये क्रिया में भाग लेते हैं कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके कार्यों के बारे में और इसकी संरचना के बारे में। अब हम अपने लास्ट पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बताया था क्रिस्टल की सतह पर 80 से 100 एंगस्ट्रॉम लंबे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल। और ये F1 पार्टिकल जो होते हैं आधार, वृंत और शीर्ष में यानी कि हेड, स्टाफ और बेस में डिवाइड होंगे, बटे हुए होंगे, जिनका काम क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन अधिगमन, यानी कि फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की क्रिया में इनका काम होगा। और ये दोनों ही क्रियाएं हमारी देखी जाती हैं किसमें, ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में। ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाली क्रियाएं होती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है ये साइकिल। ये दोनों ही साइकिल है और ये दोनों साइकिल में किसका काम होता है, ये ऑक्सीसोम का काम होता है जो कि फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन अधिगमन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की क्रिया को करते हैं। ये फिलहाल हाई स्कूल का टर्म है, इसको भी हम बाद में समझ लेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी स्वजनन की क्षमता होती है, इसलिए इसे स्वशासित कोशिकाएं यानी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इसमें स्वजनन यानी कि इनमें जो जनन की क्षमता है ये स्व अपने आप ही सेल्फ बाई सेल्फ ही, इनको किसी की सहायता नहीं होती है, ये अपने आप ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप कह सकते हैं इनमें ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ये अपने आप ही अपनी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म दे सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वशासित कोशिकाएं। यानी कि किसका शासन चल रहा है, सिर्फ खुद का ही शासन चल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्वशासित कोशिकाएं यानी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से रिलेटेड है। इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि ऑक्सीसोम जो होगा वो क्या होगा, उसको F1 पार्टिकल कहा जाएगा जो कि हेड, स्टाफ और बेस में बटा हुआ होगा। इसका काम क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की क्रिया में होगा। इस क्रिया में जो ऑक्सीजन जो एनर्जी मुक्त हो रही है वो किसके रूप में संचित हो जाएगी, एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम होता है एटोनिसन या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दो होते हैं, एटीपी होता है और एक एडीपी होता है। एडीपी का भी फिलहाल काम नहीं है, अभी काम है एटीपी का। ये हम एटीपी और एडीपी होगा जो वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में हम समझेंगे। एटीपी जो होगा जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, उसके रूप में ये क्या हो जाती है, जो हमारी ऊर्जा मुक्त होती है वो संचित हो जाती है। और यही एटीपी में जो संचित ऊर्जा होगी, ये जो ऊर्जा हमारी मुक्त हुई है और एटीपी के रूप में संचित हो गई है, स्टोर हो गई है, वो क्या करेगी, सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करेगी। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको क्या करेगी, ये संपन्न करेगी। कौन, एटीपी में जो स्टोर एनर्जी होगी, नॉट एटीपी, संचित ऊर्जा जो होगी वो करेगी इन सबको संपन्न, ना कि एटीपी करेगी। और यही जो संचित ऊर्जा सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करेगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विद्युत ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस भी कहा जाता है। और जो एटीपी रहेगी, ये जिसके अंदर ऊर्जा क्या हुई हमारी संचित है, उसको क्या कहा जाएगा, ऊर्जा का सिक्का यानी कि कॉइन ऑफ एनर्जी। फिर से इस पॉइंट को आप देख लीजिए, जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्मली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का C6H12O6। ये हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट जिसको चीनी ग्लूकोज कहेंगे आप। और ये हमारी ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जल मिल रहा है और एनर्जी क्या हो रही है हमारी, मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है। और ये जो एनर्जी हमारी मुक्त हो रही है वो किसके रूप में संचित हो रही है हमारी, इसको कौन स्टोर कर रहा है, एटीपी के रूप में। सीधी सी बात आप जानिए, आपने पाइप से पानी डाला, पाइप से जो पानी जा रहा है बाहर निकल रहा है वो क्या है, हमारी एनर्जी जो हो रही है वो रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हम उसको बाल्टी में स्टोर या मग में स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एटीपी हो गया। जो पानी हमारा बह रहा है, ये पानी हमारा वेस्ट जा रहा है, रिलीज हो रहा है, वो क्या है, मुक्त ऊर्जा है। और जो बाल्टी में हम जिसको या मग में हम उसको स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एटीपी है।
तो एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो मुक्त ऊर्जा होगी उसमें वो होगी क्या, वो मुक्त ऊर्जा किसके द्वारा संचित कर ली जाएगी, वो संचित कर ली जाएगी एटीपी के द्वारा। और इसी एटीपी के द्वारा जब संचित कर ली जाएगी, जैसे देखा जाए बाल्टी में जो पानी है वो पूरी तरह से अगर संचित कर लिया गया है, तो वो संचित पानी तो देखा जाएगा तो बाल्टी में क्या हो जाएगा, पानी अधिकता हो जाएगी पानी की। वैसे ही एटीपी में जब ऊर्जा संचित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का सिक्का क्या गया, सिक्का का क्या मतलब है, ग्रुप, गट्ठर, तो जो ऊर्जा है उसके पास क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पावर ऑफ एनर्जी ऑफ कॉइन ऑफ एनर्जी। इस बात को हम फिर से समझ लें, जो भी हम रिएक्शन देख रहे हैं इस समय, जो रिएक्शन है ये हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। और जो ये मुक्त एनर्जी है वो किसके रूप में संचित हो रही है, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारी संचित हो रही है। और ये जो संचित एटीपी के रूप में हमारी जो ऊर्जा संचित हो रही है, मतलब कि जो ऊर्जा है वो हमारी सबसे ज्यादा कहाँ है, मुक्त हुई जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा एटीपी के पास है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के पास है। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यहाँ पे क्या कहा गया है, ऊर्जा का सिक्का यानी कि कॉइन ऑफ एनर्जी कहा गया है। और जो हमारी जितनी भी संचित ऊर्जा है एटीपी में, जो संचित ऊर्जा है, जो भी मतलब सीधी सी बात देखी जाए तो एटीपी में जो भी एनर्जी संचित है उसको क्या, वो क्या करेगी, जैविक क्रियाएं जितनी भी होंगी हमारी, श्वसन, दहन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी उनको क्या करेगी, संपन्न करेगी, उनको पूरा करेगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, विद्युत ग्रह। सीधी सी बात आगे जानिए कि जो हमारा पावर हाउस है, जो बिजली का पावर हाउस है वो क्या है, एटीपी है, जो कि ऊर्जा का सिक्का है, जिसको कॉइन ऑफ एनर्जी कहा गया है। और उस पावर हाउस से कई जगह पर तार गए हैं, कई जगह पर आपके यहाँ घर में बिजली आ रही है, तो वो क्या कर रही है, हमारे घर को रोशनी दे रही है, तो वो हमारी क्या हो गई, जैविक क्रियाएं हो गई सारी, और वो संपन्न हो रही है, मतलब वो बिजलियां जो है वो सही से वर्क कर रही हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, विद्युत ग्रह। फिर से ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी कि स्वजनन की जो होती है वो क्षमता होती है, मतलब अपने जैसे दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को ये जन्म दे सकती है, इसलिए इन्हें स्वशासित कोशिका, यानी कि ये किसी और पे इनका शासन नहीं होता है, इनका जो शासन होगा वो क्या होगा, खुद पर होगा, इसीलिए इनको कहा गया है स्वशासित कोशिका। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा। फिर है ऑक्सीसोम की बात, जिसको हमने बताया क्रिस्टी की सतह पर पाए जाएंगे लंबी ऑक्सीसोम, जिनको हम बोलेंगे दूसरे शब्दों में F1 पार्टिकल। और ये किसमें बटे होंगे, हेड, स्टाक और बेस में। और ये जो बेस में बटे होंगे उनका कार्य क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का। और फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन दोनों हमारी किसमें देखी जाती है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल में। ये दोनों ही जो वो क्रियाएं हैं, ये दोनों ही क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाली क्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलने वाली क्रिया है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जो है वो ऑक्सीसोम के द्वारा होगी पूरी। और इसमें जो मुक्त ऊर्जा होगी, यानी कि जितनी भी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है वो किसके रूप में संचित हो जाएगी, एटीपी के रूप में संचित हो जाएगी। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में ये संचित हो जाएगी। और ये एटीपी की जो संचित ऊर्जा होगी, यानी कि जितनी भी ऊर्जा एटीपी में पाई जा रही है या संचित है, मान लीजिए एटीपी में 100 ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को हम जैविक क्रियाओं को, सारी जो ऊर्जा होंगी वो क्या करेंगी, जैविक क्रिया को संपन्न करेंगी और वो उसको क्या बोला जाएगा, विद्युत ग्रह। और ये जो एटीपी रहेगा हमारा, मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको क्या बोला जाएगा, ऊर्जा का सिक्का। जिसके लिए हम ये रिएक्शन देख सकते हैं। ये रिएक्शन में हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है और ऑक्सीजन लिया है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में हमने अभी बताया था कि ऑक्सीजन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और रिडक्शन में जो ऑक्सीजन होगा वो राइट साइड में होगा और वो रिलीज हो रहा होगा। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, खत्म होना, माइनस होना, और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन हमारा कार्बोहाइड्रेट से ऐड हुआ और हमें क्या प्राप्त हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उसके साथ हमें मिली है एनर्जी। और ये एनर्जी जो हमारी रिलीज हो रही है, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है मुक्त ऊर्जा, एटीपी के रूप में संचित हो जाएगी। ये जो एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है वो किसके रूप में संचित हो रही है, एटीपी के रूप में संचित हो रही है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो रही है, जिसको क्या कहा गया है, ऊर्जा का सिक्का, यानी कि कॉइन ऑफ एनर्जी। अब हम इसके फिगर के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर को। माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर में हमने ये देखा है
कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसकी जो सबसे बाहरी परत है जिसको इकाई झिल्ली कहा गया था, और ये कितनी थी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी थी, और ये दो भाग में बटी हुई थी, एक बाहरी परत थी और दूसरी कौन सी थी, आंतरिक परत। बाहरी परत जो थी वो थी 30 एंगस्ट्रॉम की, और आंतरिक परत जो थी वो भी थी 30 एंगस्ट्रॉम की। बाहरी परत जो थी वो थी हमारी कैसी, चिकनी, स्मूथ थी। लेकिन आंतरिक परत जो आप ये देख रहे हैं, ये आंतरिक परत जो ये वाली देख रहे हैं, इस पे क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीसोम लगे हुए हैं, और ये कैसी है हमारी, खुरदुरी है, यानी कि उंगली की तरह है ये हमारी। ये देखिए ये परत जो ऐसे जा रही है ये हमारी किस शेप में है, उंगली की तरह स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये भी हमारी कितनी है, सॉरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये है हमारी, ये भी 30 एंगस्ट्रॉम कितनी है, मोटी है। तो इकाई झिल्ली जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वो दो परतों से मिलकर बनी होती है। बाहरी परत जो होगी वो भी 30 एंगस्ट्रॉम की होगी, जो कि होगी चिकनी, और आंतरिक परत जो होगी वो फिंगर लाइक होगी, यानी कि उंगली की तरह होगी, जिसको हमने क्या बोला था, क्रिस्टी बोला है। ये देखिए यहाँ पे क्रिस्टी लिखा हुआ है फिगर में। आंतरिक परत जो होगी वो उंगली की शेप में होगी, जो कि 30 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी, उसको हमने बोला है क्रिस्टी। फिर है कि इसके अंदर कई सारी दिक्कतें पाई जा रही हैं, वैक्यूल्स पाई जा रही है, जिसके बारे में हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी। फिर हमने बताया था कि बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में एक अवकाश, एक स्पेस पाया जा रहा है। ये स्पेस मैंने यहाँ शो किया है इस लाइन के द्वारा, अंतरा झिल्ली अवकाश जिसको बोला जाएगा, जो कि कितनी दूरी रख रहा था, 60 to 80 एंगस्ट्रॉम दूरी रख रहा था, और इसको हमने क्या बोला है, अंतरा झिल्ली अवकाश। फिर बोला था कि ये जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रिस्टी जो होगी वो क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया को कई वेशमों में यानी कि कई भागों में बांटेगी। तो ये वेश्म दिखाई दे रहा है, और वेश्म का मतलब ये इस तरह से, ये इस तरह से कुछ भागों में बटेगी, ये एक भाग ये एक भाग ये, इस तरह से कई वेशमों में जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया वो है बटी हुई है। और क्रिस्टी पर क्या लगे हुए होंगे, ऑक्सीसोम लगे होंगे, जिनको क्या बोला गया था, दूसरे शब्दों में F1 पार्टिकल यानी कि F1 कण बोले गए थे। फिर से फिगर को एक बार देख लीजिए, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो 60 एंगस्ट्रॉम दोहरी परत का मिलकर, दोहरी झिल्ली का मिलकर बना होता है। दोहरी झिल्ली का मतलब ये है कि एक बाहरी परत होगी और एक आंतरिक इकाई झिल्ली होगी। बाहरी झिल्ली जो होगी वो 30 एंगस्ट्रॉम होगी, जो कि चिकनी होगी, इस पर कोई भी तरह के पदार्थ या कोई भी तरह का कोशिकांग जो है वो हमारा नहीं पाया जा रहा है। लेकिन आंतरिक परत जो होगी वो भी 30 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी, और उस पर वो कैसी होगी, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देगी, यानी कि उंगली नुमा स्ट्रक्चर देगी, और ये हमारी कैसी होगी, आंतरिक झिल्ली होगी। फिर बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, यानी कि ये बाहरी झिल्ली जो है ये, और ये आंतरिक झिल्ली जो है ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी कि जो स्पेस होगा वो होगा 60 to 80 एंगस्ट्रॉम, और इस डिस्टेंस या इस अवकाश को क्या कहेंगे, अंतरा झिल्ली अवकाश बोलेंगे। फिर है ये जो फिगर बना होगा, ये आंतरिक परत में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, क्रिस्टी बोला जाएगा, जिसको यहाँ पे मैंने अलग से शो किया है। और इस क्रिस्टी पर क्या लगे होंगे, ऑक्सीसोम यानी कि F1 पार्टिकल्स लगे होंगे, जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फॉस्फोराइलेशन का काम करेंगे। और अभी हमने पढ़ा ऊर्जा का सिक्का और विद्युत ग्रह के बारे में, तो ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल्स लगे हुए होंगे और ये क्रिस्टी पर, और ये जो क्रिस्टी होंगे ये क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कई वेशमों में मतलब कई भागों में बांटेंगे। फिर एक हमने एक अंदर इंटरनल, दो इंटरनल स्ट्रक्चर न्यूली दिख रहे हैं हमें, एक वैक्यूल दिख रहा है और एक हमें क्या दिख रहा है, ये एक हमें दिख रहा है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड भी इसके अंदर पाया जाएगा, और वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं भी पाई जाएंगी। और इकाई झिल्ली के जस्ट बाद में जो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स, जो बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स फिल होगा, जिसमें क्या होंगे, श्वसन विकर यानी कि डीएनए, आरएनए और रेस्पिरेटरी एंजाइम मिले हुए होंगे इस मैट्रिक्स में, जिसको हम लोग हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं। इस मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए और एंजाइम मिले हुए होंगे। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब हम एक पर्टिकुलरली एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसके अंदर हमारे ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। जो क्रिस्टी है इसको हम देख रहे हैं, ये हमारी एक क्रिस्टी है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये इस तरह से है, इसको हमने इस तरह से न रख के इस तरह से रख दिया है, ये इस तरह से बना हुआ है फिगर, ये इस तरह से ना होकर कैसे है, इस तरह से रखा गया है। ये हमारी जो है वो आउटर लेयर है यानी बाहरी परत है, और ये हमारी जो है वो इनर लेयर है यानी कि आंतरिक परत है। ये आंतरिक परत देखिए उंगली नुमा बना रही है स्ट्रक्चर। ये बाहरी परत पे क्या, ये क्रिस्टी है, जो क्रिस्टी पर क्या लगे हुए हैं, ये हमारे जो भी लगे हुए हैं ये है ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम कितने
मीटर लंबे हैं, 80 से 100 एंगस्ट्रॉम तक लंबाई है इनकी ऑक्सीजोम की। और ये ऑक्सीजोम किस पर लगे हुए हैं? क्रिस्टी पर लगे हुए हैं। और क्रिस्टी क्या कर रही है? माइटोकॉन्ड्रिया को कई रेशमों में विभाजित कर रही है। और आउटर और इनर के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी दिख रही है, इसको क्या बोला गया है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, यानी कि अंतराझिल्ली अवकाश बोला गया है। ये एक पर्टिकुलर सिर्फ एक अकेली क्रिस्टी का फिगर है। अब हम एक अकेले ऑक्सीसोम की फिगर की बात करते हैं। ऑक्सीसोम को हमने बताया था किसमें बटा होगा? हेड में, स्टार्क में और बेस में। जो हेड होगा उसको बोलेंगे हम शीर्ष, स्टार्क जो होगा उसको बोलेंगे हम वृंत, और बेस जो होगा उसको बोलेंगे हम आधार। जो ये आधार होगा हमारा, वो आधार क्या होगा? हमारा क्रिस्टी होगा। क्रिस्टी की बाहरी परत जो होगी, जो हमारी क्रिस्टी की बाहरी परत है जिसपे हमारा ये ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल लगा हुआ है, वो हमारा हो जाएगा बेस यानी कि आधार। और जो ये इसकी डंडी है जिसको आप कह रहे हो, ये क्या होगा? ये हमारा स्टार्क होगा जिसको वृंत बोला जाएगा। और जिस पर इसका हेड लगा होगा यानी शीर्ष लगा होगा, वो हमारा हो जाएगा हेड। एक बार फिर से हम फिगर को रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर में हमने ये देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी इकाई झिल्ली यानी कि 60 एंगस्ट्रॉम मोटी दोहरी इकाई झिल्ली से मिलकर बना होता है। और इकाई झिल्ली के अंदर क्या फिल होता है? मैट्रिक्स। इकाई झिल्ली दो तरह की होती है, 30 एंगस्ट्रॉम मोटी बाहरी परत और 30 एंगस्ट्रॉम मोटी आंतरिक परत। जो बाहरी परत होगी वो चिकनी होगी और आंतरिक परत जो होगी वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, उंगली नुमा संरचना बनाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे। बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे अंतराझिल्ली अवकाश। ये अंतराझिल्ली अवकाश देखने को मिल रहा है जो कि 60 to 80 एंगस्ट्रॉम होगा। फिर ये जो क्रिस्टी होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया को कई रेशमों यानी कि कई भागों में बांटेंगे। और इन क्रिस्टी पर क्या लगे हुए होंगे? F1 पार्टिकल, F1 कण या ऑक्सीसोम लगे हुए होंगे। अब हम एक और इसके अंदर डीएनए और वैक्यूल जैसी संरचनाएं यानी रिक्तिका जैसी संरचनाएं भी पाई जाएंगी। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और वैक्यूल यानी कि रिक्तिका हमारी क्या होगी? फिल होगी इसके अंदर। फिर हम एक पर्टिकुलरली क्रिस्टी का अगर फिगर देखते हैं तो क्रिस्टी में जो बाहरी परत है जिसको हमने क्या बोला है? जो हमारी चिकनी है और आंतरिक परत जो है वो उंगली नुमा संरचना की है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस होगा इसको बोलेंगे हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और इसके अंदर ये क्या फिल है? ये हमारा मैट्रिक्स फिल है। और ये जो इसके क्रिस्टी के जो बाहर क्रिस्टी पर जो लगे हुए हैं उनको बोलेंगे ऑक्सीसोम यानी कि F1 पार्टिकल, जो कि 80 to 100 एंगस्ट्रॉम लंबे होंगे, 80 से 100 एंगस्ट्रॉम लंबे होंगे। और अगर एक पर्टिकुलरली ऑक्सीसोम की अगर ये F1 पार्टिकल की हम बात करें तो वो हेड, स्टार्क और बेस में बटा हुआ होगा। बेस यानी कि क्रिस्टी जिससे वो लगा हुआ है, स्टार्क यानी वृंत, और हेड यानी कि शीर्ष। ये हुई बात आज माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम कल नेक्स्ट टर्म पर गोल्जी ऑपरेटर्स और बाकी के जितने भी ऑर्गेनेल्स बच रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।